अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन का सीज़न 2 का 19 एपिसोड, 19वां एपिसोड सुन रहे हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे वंशिका ने भावना को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठाकर ज़बरदस्ती उसे वहाँ कॉलेज से निकाल के ले जाती है कुछ सवालों के लिए जो उसे पूछने थे। वो गाड़ी में बहुत कोशिश करती है खुद को छुड़ाने की, और इस तरह से कोशिश करते हुए आखिर में वंशिका को उसे अपनी गोद में बिठाना पड़ता है, और गोद में बिठा कर वो ड्राइविंग कर रही थी। ये चीज़ उसके लिए बहुत मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। एक पल ऐसा आता है कि वंशिका के चेहरे पर एक बहुत चीज़ मारने वाली थी। अपने सर को उसके हेड को अपने हेड को पीछे लेकर उसके हेड से टकराने वाली थी, लेकिन वंशिका उसे संभाल लेती। उसे कहती है संभाल के, अगर आप इसी तरह करते रहोगे ना तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, हम दोनों हॉस्पिटल में पहुंचेंगे। मुझे बस मेरे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। सवालों का जवाब इस तरह नहीं लिया जाता वंशिका, जिस तरह तुम ले रही हो। आई नो मिस, आपने जो किया उसके वजह से मुझे गुस्सा आ गया था, पर मैं गलत हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी। मैं कहती हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको कॉलेज की चीज़ें कॉलेज में और हमारी पर्सनल चीज़ें पर्सनल रखनी चाहिए। मुझे तुमसे पर्सनल भी कुछ नहीं रखना, ओके। लेकिन जिस तरह से आप कॉलेज के बीचों बीच मुझे बेइज्जत कर चुके हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है। वो तो आपका पर्सनल मुझे लग रहा था। एक टीचर अपने स्टूडेंट को इस तरह सज़ा नहीं दे सकती, खासकर एक ऐसी स्टूडेंट जो बच्ची नहीं है। 8 साल की बच्ची नहीं है, 6 साल की बच्ची नहीं है, 2 साल की बच्ची नहीं है। 2 साल की बच्ची को भी ये सज़ा नहीं दिया जाता है, उसे प्यार से समझाया जाता है। लेकिन 5 से 4 3 साल के बाद बच्चों को ये सज़ा दिया जाता है जो आपने मुझे दिया है। आपको लगता है कि आपने ये सही किया है? कुछ और सज़ा दे देती, कोई पनिशमेंट दे देती, कि कोई अपनी क्लास से बाहर खड़ा कर देती, ये भी समझ में आ जाता। लेकिन आपने छोटे बच्चे की तरह मुझे पनिशमेंट किया है, वो भी 100। आपको मजाक लगता है मिस? ये तो मजाक तो नहीं था। आपको प्रॉब्लम क्या थी? वो ड्राइविंग भी कर रही थी और बातें भी करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब उसने क्या किया था, जो पहले उसका मुंह बांधा था तो उसका मुंह खोल चुकी थी वंशिका। वंशिका उसका मुंह खोल चुकी थी तो उससे बातें कर रही थी। वो गाड़ी के अंदर ही अपने सवालों को पूछ रही थी। मैंने कहा मुझे छोड़ो। हाँ, मैंने कहा मैं आपको छोड़ूंगी, लेकिन आप मेरे कुछ सवालों का जवाब दें तो मैं छोड़ूंगा। सवाल नंबर 1, आपने इसको ये चीज़ किया क्या सही था? सवाल नंबर 2, अगर मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, कुछ भी, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड हैं? क्या आप मेरी वाइफ हैं? क्या आप मेरी बहन हैं? क्या मेरी आप माँ हैं? क्या मेरी आप दोस्त हैं? क्या है आप मेरी? कुछ भी तो नहीं। ना मेरी वाइफ है, ना मेरी गर्लफ्रेंड है, ना मेरी दोस्त है, ना मेरी बिग सिस्टर है, ना मेरी मोम है। फिर आपको क्या हक बनता है कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का? अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं? मैं किसी के साथ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ? अगर उसने मुझे किस किया, मुझे हक किया, मेरा हाथ पकड़ा, शी इज़ नॉट यू मैटर, शी इज़ माई मैटर। और अगर मैं किसी के साथ सेक्स भी करूं, किसी के साथ सो भी जाऊं, इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बार बार आप ये हरकतें क्यों कर रही है, जैसे कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो और आपको जेलस फील हो रही हो? गाड़ी रोको, ऐसे गाड़ी रोको। ये गाड़ी तो मेरी मंजिल तक रुकेगी। वो जब वो ड्राइविंग कर रही थी तो वो क्या करती है, स्टीयरिंग पर उसका हाथ था तो देखती है उसकी तरफ, और नीचे झुककर जो हाथ उसकी स्प्रिंग जो गाड़ी के चला रहे थे उस पर था, तो उसके हाथों पर बहुत जोर के, हथेली पर नहीं, उसके हाथ के ऊपर हिस्से में वो एक बहुत ज़ोर से बाइट करती है। इस कदर ज़ोर से करती है कि उसके दांतों के निशान उसके हाथ पर भी लग चुके थे। वंशिका कुछ कहती नहीं, बस ड्राइविंग कर रही थी। लेकिन एक पल ऐसा आता है, वंशिका गाड़ी को ब्रेक लगा देती है। आराम से लगाती, बहुत ज़ोर से नहीं लगाती कि इससे उसे तकलीफ़ हो। लेकिन क्योंकि वो मिस भावना की चेहरा नीचे था ना, तो वो अपना हाथ ले जाकर उसके चेहरे को पकड़ती ताकि उसका चेहरा उस जगह पर ना लगे, और आराम से उसे बाहर दूसरे साइड में बिठाती है। खुद बाहर आ जाती है और दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाती है। और जैसे ही भावना ये देखती है, वो बाहर निकल के खींच के थप्पड़ वंशिका को मारती है, बहुत ज़ोर से मारती है। लेकिन वो ये नहीं देख पाई कि वो कहाँ लाई है और क्या कर रही है, बस खींच के थप्पड़ मार देती है। और थप्पड़ खाकर वंशिका बिना कुछ कहे वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। इडियट, बदतमीज़, कुछ भी करने को दिल करता है, कुछ भी। तब वहाँ पर उसे अपने कंधे पर एक हाथ का एहसास होता है, पलट के देखती है तो वहाँ पर
वहाँ पर काजल की मम्मा खड़ी थी। काजल की मम्मा की तरफ देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने आसपास देखती कि वो फ्लैट में है, अपने घर की साइड में खड़ी है, गार्डन एरिया की साइड में खड़ी है जहाँ पर गाड़ी उसने रोकी थी। तब काजल की मम्मा कहती है आपकी तबीयत ठीक है और आपने वंशिका को थप्पड़ क्यों मारा? वो अब क्या कहे, वो क्या बताए कि वंशिका को उसे थप्पड़ क्यों मारा? इस टाइम वो कॉलेज में होना चाहिए और उसे यहाँ लेकर आई है। तो वो गई थी, एक्चुअली उसने मुझसे बदतमीज़ी की इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा। लेकिन वंशिका ऐसी बच्ची नहीं है, वंशिका किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करती। वंशिका सबके साथ प्यार से बात करती है। वो किस तरह आपसे बदतमीज़ी करेगी, खासकर आप उसकी टीचर हो। कभी कभार होता है ना, वो मुझसे बड़ी है तो इस तरह भूल जाती है कि मैं उनकी टीचर हूँ, इसलिए। और ये कहकर बात को इग्नोर करके अपनी फ्लैट की तरफ जाने लगती। तो सोच रही शिट, मेरा पर्स मेरी चीज़ें तो घर फ्लैट में छोड़ चुकी है। तब वहाँ पर वॉचमैन भागते हुए आता है और उसके हाथ में की देता है। की को देखकर कहती क्या ये की? तो कहती है वो मिस वंशिका ने कहा है कि आपके पास पर्स वगैरह नहीं है तो आपको ये की दिया जाए, तो मैं आपको ये की देने आई थी। वंशिका जहाँ गोली चलाकर गुस्से में अपनी स्ट्रेन में आप हाथ को बहुत ज़ोर से मारती है, बहुत ज़ोर से। उसके हाथ में वो ज़ख़म भी था जिससे कांच शीशे लगा था, उस हाथ पे बाइट का भी निशान आ चुका है। अब इतनी ज़ोर से वो मारती है तो ब्लीडिंग तो होना बनता है ना बॉस। तो वही हुआ, वो वहाँ से निकल जाती, सीधा निकल जाती है। वो कहीं किसी को नहीं बताती वो कहाँ जा रही, बस वहाँ से वो निकल जाती है। निकलने के बाद जहाँ दूसरी तरफ काजल और परी, जहाँ दूसरी तरफ काजल और आंचल इंतज़ार कर रहे थे क्लास ख़त्म हो, वो वंशिका को कॉल करके पूछे वो लोग कहाँ हैं, पता नहीं मिस तो सही सलामत है या नहीं, ये चीज़ें सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर एक जगह ऐसी थी जहाँ पर बहुत से लोग बैठे थे और बहुत से लोग उस अंधेरी की जगह का तरफ देख रहे थे जहाँ पर वो किसी का शायद इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ इंतज़ार उनकी ख़त्म होती है, वहाँ से एक आवाज़ आती है, सो वेलकम, तुम लोगों का स्वागत है मेरी इस दुनिया में जिस दुनिया के बारे में किसी को नहीं पता। तब वो एक इंसान कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी इस दुनिया की वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं, हमने वो 2-3 काम किए वो सारे फेल हो रहे हैं, क्यों? तुम्हारे यहाँ पर कोई लापरवाही कर रहा है। मेरे यहाँ पर नहीं, तुम लोगों के यहाँ पर लापरवाही हो रही है, मेरे यहाँ पर सारे काम सही हो रहे हैं, बिल्कुल सही हो रहे हैं। मैं अपना ईमानदारी से करके तुम तक तुम्हारी चीज़ें पहुँचाती हूँ। तो तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग भी फोकस रहो अपने काम पर? हम कोई लीगल काम नहीं कर रहे हैं, अनलीगल काम कर रहे हैं जिसके ऊपर पुलिस की भी नज़र रहेगी, राज सिंघानिया की भी नज़र रहेगी। अब तो नया मेहमान आ चुका है, नज़र भी हमारे ऊपर ही रहती है। तो तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को अपने काम पर फोकस कर लेना चाहिए? मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कंटेनर तुम तक पहुंचाता हूं और तुम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि कंटेनर को तुम अपनी अपनी जगह पर पहुंचाओ जहां तुम लोग पहुंचाना चाहते हो। लेकिन नहीं, तुम लोगों से ये काम नहीं हो रहा। अगर तुम चाहो तो ये काम मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले सकता था, लेकिन अब नहीं ले सकता, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम लोग मेरे गले पड़ सकते हो और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा काम इतना है कि मैं तुम तक तुम लोगों का सामान पहुंचाऊं। अब आज रात को एक कंटेनर आ रहा है, तो एड्रेस सही से मुझे बताना कि उस कंटेनर को मैं तुम तक कैसे पहुंचाऊं, कहाँ पहुंचाऊं, मैं सही सलामत पहुंचा लूँगा। और तुम लोगों को पता है उस कंटेनर में क्या है? अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो सारी दुनिया हलट हो जाएगी। आय हलट का मतलब समझते हो ना? सबको पता चल जाएगा कि हम अंदर काम क्या कर रहे हैं और राज सिंघानिया से जो चीज़ छुप चुकी है वो भी आ जाएगी बीच में। तो अपने काम बंदे ऐसे लो जो ईमानदार हो, बेईमान ना हो, और ऐसे बंदे हो जो चौकन्ने हो, आँख नाक कान सब उनके खुले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो फिर से बर्बाद हो जाए। ये कंटेनर तुम तक पहुंचने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी आगे तुम लोग देखो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, मेरे पैसे मुझे कैश चाहिए, चेक नहीं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहता हूँ, क्योंकि कैश में रख सकता हूँ, चेक को डिपॉजिट करने के लिए मुझे बैंक में जाना ना पड़े। तो जिसका ये कंटेनर है वो बात समझ गया होगा कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। आज के लिए मीटिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे मेरा माल सही सलामत चाहिए और मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे आप लोगों का माल आप लोगों को सही सलामत। आज के दिन में ऐसा गेम खेलूँगा कि वो इंसान जो आ रहा है ना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि उसने किस चीज़ को पकड़ा है और किस चीज़ को नज़रअंदाज किया है।
याद रखो, क्योंकि आज के दिन मैंने 3-4 कंसाइनमेंट को अपने हाथ में ले रखा है और उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन इसके बाद आगे की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं। ये कहकर अंधेरे से अब आवाज़ आना बंद हो गए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक आदमी कहता है, क्या हम लोग सही कर रहे हैं सिंघानिया के साथ दुश्मनी लेकर? सिंघानिया को अगर पता चला कि हम फिर से अनलीगल काम करने स्टार्ट कर चुके हैं तो तुम लोगों को पता है हमारे साथ क्या हो सकता है। हमारा काम ही यही है, हमारा बिजनेस भी यही है। जब से उसको अपने बच्चे हुए तब से उसे ये काम अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो अच्छा खासा करता था, ड्रग्सिंग करता था, लड़कियों का सौदा करता, लड़कियों का सौदा नहीं करता था वो, लड़कियों का नहीं, हाँ ड्रग्स वगैरह की डील करता था, हथियारों की डील करता था, बहुत सी चीज़ों में उसका हाथ था। लेकिन अब वो शरीफ बन रहा है, इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं। हमें हराम खाने का लत देकर कुछ शरीफों का हराम हलाल खाने का सोच रहे तो ये हो ही नहीं सकता। हमने कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए बट एरा पेरी से न जाए, वही मिसाल हमारी है। हम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, ये बात उसे नहीं पता, अब तक तो नहीं पता चली। जब तक हम लोगों के हमारे कंसाइनमेंट हम तक पहुंचते रहे तो हम बहुत खुश थे। अब हमारे कंसाइनमेंट हम तक पहुंचने के बजाय बर्बाद हो रहे, हम इस चीज़ पर परेशान हो रहे हैं। पहले तो हमारे कंसाइनमेंट हम तक सही सलामत पहुँचते थे ना, हम अपना कारोबार करते थे। आज तक पता चला इतने सालों से राजीव सिंघानिया को ये पता चला है कि हम कारोबारी अंदर क्या काम कर रहे हैं। लोगों की नज़र में हम बिजनेसमैन हैं, राज सिंघानिया की नज़र में हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन अंदर से हम गलत काम करते हैं, गलत चीज़ करते हैं। ये आज तक सिंघानिया को नहीं पता चला। तो वो बंदा कौन है जो आ रहा है और हमें बर्बाद कर रहा है? अब इस बर्बादी को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में अपना ये कंटेनर सही सलामत चाहिए। मुझे ऐसे लोग दो, तुम सब लोग अपने अपने लोगों को मेरे तरफ भेजो और मैं उस इंसान को मुर्दा तो ज़रूर तुम लोगों के हवाले करूँगा, आई प्रॉमिस। देखो वो खतरनाक लग रहा है, वो भी खतरनाक लग रही है जो हमारी सारी कंटेनर को बर्बाद कर चुकी है। ये एक मजाक की बात नहीं है। पहले ड्रग्स वाला कंटेनर, अब लड़कियों की डील वाला कंटेनर, अब ये वाला कंटेनर जो आ रहा है ये तो सबसे बड़ा कीमती कंटेनर है और इसके लिए हमें पैसे पहले से ले चुके हैं और इन पैसों को लेकर बाद वहाँ की दुश्मनी हम नहीं ले सकते। हर कीमत पर इन चीज़ों को उन तक पहुँचाना होगा। अगर नहीं पहुँचाएंगे तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा मसला हो सकता है और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे हर हालत में ये कंटेनर तो चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे साम दाम दंड बेद सब करना पड़े। बुलाओ सबको बुलाओ एक साथ खड़े रहने के लिए, क्योंकि दुश्मन अलग जगह से वार कर रहा है और इस दुश्मन को हमें अंधेरे से निकाल कर लाना है। जाओ बुलाओ अपने लोगों को। वो इंसान ये कहता है, वही दूसरी तरफ करण अपने बेटे की तरफ देखता है। वो बेटा जो अंधेरे में उसके साथ बैठा था तो कहता है डैड, या तो ये सब चीज़ें हो रहा है और उस कंटेनर में क्या है? मुझे कंटेनर के बारे में नहीं पता उसके अंदर क्या है। उन्होंने डील पहले यही की थी कि मुझे कंटेनर के बारे में नहीं पूछना और मुझे उनका कंटेनर सही सलामत उन तक पहुंचाना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। पर डेट जानना तो ज़रूरी है कि उस कंटेनर में क्या है। क्या पता कुछ अनोखी चीज़ हो, शायद डायमंड, कुछ पैसे वगैरह, गोल्ड वगैरह हो, उससे हमारा भी फ़ायदा होगा। देखो बेटा, बिजनेस ईमानदारी से करो। बेईमान है हम, ये झूठ नहीं है, लेकिन बेईमानों के साथ अगर बेईमानी करेंगे ना तो वो हमारे गले की अड्डी बन जाएंगे। अगर हम कमीने हैं तो हमसे बड़े भी कमीने इस जगह इस दुनिया में होते हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। तो सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। तो आप डर रहे हैं डैड? आप सिंघानिया से नहीं डरे हो, आप इनसे डर रहे हो, इन चूज़ों से। चूज़े ना खाओ बेटा, चूज़े ना खाओ। ये लोग वो लोग हैं जो रोशनी की दुनिया में सबसे नामचीन इंसानों में से एक है। अगर इन पर हाथ डालोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जो काम देते वो काम करो, आराम से अपने पैसे लेकर एक साइड में हो जाओ। और डर इन चूज़ों से मुझे नहीं है, इन्हें मुझसे डरना चाहिए, क्योंकि इनकी राज भी मेरे पास है। अगर मेरी कुछ चीज़ें, इन्होंने आज तक मेरा फेस नहीं देखा है जो मैं कारोबार कर रहा हूँ उनके सामने, तो आगे भी ये मेरा फेस नहीं देख पाएंगे। लेकिन इन्हें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ ये मांग रहे हैं ना, उसके लिए भारी कीमत देनी पड़ती है। और भारी कीमत में उन लोगों का ये नुकसान हो रहा है कि उन्हें माल नहीं मिल रहा। पैसे तो हमें मिल रहे हैं लेकिन उनके माल रास्ते में ही बर्बाद हो रहे हैं। ये तो इनके साथ बेचारों के साथ नाइंसाफ़ी है, चूज़ों के साथ। लेकिन आगे भी देखते क्या होता है।
तुम ये काम करो, तुम इन चीज़ों से दूर रहो। सबसे पहले मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, तुम बस एक चीज़ पर फोकस करो कि तुम अरमान को किस तरह से अपनी तरह में लोगे और किस तरह से उसे उस गंदगी के अंदर डालोगे जिस गंदगी के बारे में सिंगानिया ने सोचा ही नहीं होगा। डैड मैं उसी पर लगा हुआ, उसी पर काम कर रहा हूँ। अब डोंट वरी, जब तक सिंगानिया अंकल को पता चलेगा तब तक तो अरमान उनके हाथों से फिसल गया होगा। यही हुई ना बात, मज़ा आएगा जब उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरेगा, तब मज़ा आएगा और ये देखना मुझे अच्छा लगेगा। वो एक ज़ोर से हंसी हंसता है। वही दूसरी तरफ जहाँ भावना अपने कमरे में आकर ज़ोर से अपने हाथ जो जूते उसने पहने थे उसे निकाल के फेंकने लगती और वो यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो मुझे मेरे फ्लैट पे ला रही है। यहाँ लोग क्या सोचेंगे कि मैं अपनी स्टूडेंट के साथ इस तरह बिहेव करती हूँ। इस तरह से उसको थप्पड़ मारा सबके सामने। कितने लोग थे वहाँ पर गार्डन एरिया के, सब लोग मुझे देख रहे थे और पूछ लिया काजल की मम्मा ने कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। वंशिका तुमने ये सही नहीं किया, सही बिल्कुल नहीं किया वंशिका। यू नो राइट डिसीजन विथ यू। तुमने ये चीज़ फैसला सही नहीं किया। अगर तुम्हें का बात करनी थी तो तुम कहीं और लेके जाती, मुझे यहाँ लाके नहीं छोड़ती। आई हेट यू वंशिका, आई हेट यू। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, जिसने मेरी चीज़ें मुझे बुरा नज़र लोगों को नज़रिया दिखा रही है मेरी बुराई का, जबकि मैं नहीं हूँ। आई हेट यू। ये कहकर वो वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाती, बिना कपड़े बदलते ही वॉशरूम में शावर लेने चली जाती। जैसे जैसे शावर ले रही थी उसकी कान में बस कुछ ही आवाज़ गूंज रहे थे, अगर मैं किसी को किस करूं, अगर मैं किसी को, कोई मुझे किस करे, कोई मुझे हक करे, कोई मेरे साथ सेक्स करे, तो आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे बाप हैं, आप मेरी बहुत सी चीज़ें जहन में आ रही थी। सिर्फ और सिर्फ वंशिका की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और किसी चीज़ की आवाज़। वो अपने कानों को बंद करके एक ज़ोर से चीख मारती कहती, मुझे उसकी आवाज़ नहीं सुनना। सही तो कह रही है वो, बिल्कुल सही कह रही है। मैं कौन हूँ उसकी, मुझे क्या पड़ी है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं क्यों इस चीज़ पर रिएक्ट कर रही हूँ, क्यों मैंने ये हरकत की। गलत तो वो नहीं कह रही है कि मैं टीचर हूँ, टीचर की तरह सोचूं, ना कि एक जेलसी गर्लफ्रेंड की तरह। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तो मैं उसकी बहन भी नहीं हूँ, मैं उसकी माँ भी नहीं हूँ और ना मैं उसकी दोस्त हूँ। तो मुझे इस तरह से रिएक्ट करने का कोई हक नहीं, कोई भी हक नहीं। तकरीबन 10-15 मिनट तक वो शावर के नीचे रहती है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे थोड़ा सा रिलीज महसूस होता है तो शावर बंद करके वो बाहर निकल आती है। जैसे ही बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े वहीं पर वॉशरूम में लगा देती है और टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है और बाहर आके अपने लिए कुछ कपड़े निकाल रही थी। तब उसके डोल बेल बजते तो कहती, शिट अब कौन आया है। तो वो क्या करती है, वो ये नहीं सोचती कि उसने टॉवल बांधा है, वो उसे इस तरह जाना नहीं चाहिए। गुस्से में इंसान कभी कभार दिमाग से काम नहीं करता, ये बात सच है और ये बात झूठ नहीं है दोस्तों। गुस्से में अक्सर आपके लफ्ज़ और गुस्से में अक्सर आपकी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। यही चीज़ मिस भावना को शायद पता नहीं था, तो वो बिना सोचे समझे बाहर चली जाती है। वो यहाँ तक ये नहीं देखती कि उसे एक छोटा सा आता है ना आईना, बाहर का नज़ारा देखने के लिए एक आंख से, उसकी तरफ भी इग्नोर नहीं करती, दरवाज़ा खोल देती। जैसे दरवाज़ा खोलती सामने अपने वंशिका को देखकर उसे घूरते हुए देखती है और जैसे ही घूरती है वंशिका जो आगे खड़ी थी उसके पीछे कोई आ रहा था, शायद कोई इंसान। वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करके कहती है, आपको देखकर दरवाज़ा खोलना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, और तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे छोड़ के तो चली गई थी ना तुम नीचे, जाओ तुम्हें जो करना है करो, फिलहाल तुम आप चुप रहें। कोई है बात, मैंने कहा मेरे घर से निकलो बाहर। तो वो उसे दीवार से लगा के उसके मुंह पर हाथ रखती है। तो तब दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, तो वहाँ से वॉचमैन की आवाज़ आती है, मैडम। वंशिका बहुत मुश्किल से भावना को संभालती है, थोड़ा सा साइड से दरवाज़ा खोलती है और कहती है, हाँ बोलो। ओ मैडम आपने ये मंगवाया था, भावना मैडम ने मंगवाया था। आप, हाँ वो वॉशरूम में दो मुझे, और हाँ इस तरह आने की क्या ज़रूरत थी जब तुमसे कहा कि बाद में आते। सॉरी मैडम, मैंने सोचा शायद उनको ये चीज़ ज़रूरी है देना तो मैं ले आया। आइंदा से इस चीज़ की ऐसी हरकतें मत करना, जब तुम्हें कहा जाए बाद में आना तो बाद में आना। शायद मैंने भी सुना था कि जब मैडम आपसे कुछ मांग रही थी तो उसने कहा था जब मैं कहूँ तो ऊपर आ जाना देने के लिए। तुम पहले आ गए, कमाल है।
क्या दिलचस्पी रखते हो यहाँ की ताका झाकी करने की? तुम्हारी हरकतें आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे यहाँ के मालिक को दे दूँ और तुम्हारी नौकरी चली जाए। अपनी नज़रों को थोड़ा कंट्रोल रखो, समझे? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो वॉचमैन तकरीबन 25 या 26 साल का लड़का था। वो उसे घूरते हुए वहाँ से हट जाता है। वो वॉचमैन ऐसा था, रास्ते में आने जाने लोगों को देखता है, बहुत गंदी नज़रों से देखता है। और ये चीज़ वंशिका की नज़र में आ चुकी थी और वंशिका ने देखा था जब मिस भावना ये कह रही थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए लेकिन बाद में चाहिए। वंशिका वहीं पर थी। वंशिका सारी चीज़ें देख चुकी थी, किस तरह से काजल की मम्मा ने उससे बात की, सब चीज़ वंशिका ने देख लिया था। और लेकिन जब वॉचमैन की बारी आई तो हाई अलर्ट हो चुकी थी। वो उसके आगे आगे चलने लगी। वो अपने फ्लैट के ही अंदर आ गई थी ये देखने के लिए कि वॉचमैन कब तक आता है। लेकिन वाकई वॉचमैन तकरीबन 15 मिनट बाद, 15 या 20 मिनट बाद कह सकते हो, वो आ चुका था। और उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा था कि वो वॉशरूम जाके शावर लेगी और शायद इसी चीज़ का नज़ारा वो देखना चाहता था, क्योंकि वंशिका ने एक दफ़ा देखा था वॉचमैन के हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें जो उससे पता चल जाता है वो कौन क्या कर रहा है, तो वो उसे धमकी दे देती है। लेकिन इस दफ़ा वो धमकी नहीं होती। वंशिका मैडम को एक साइड में करके बाहर निकलती है और उसे कहती है, सुनो, आज के बाद तुम्हें यहाँ नज़र ना आना। मैंने क्या गलती की है, मैंने जो कहा वो करो। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो यहाँ पर नज़र मत आना दोबारा से। पर मैडम, मैंने कहा नज़र मत आना, जाओ दफ़ा हो जाओ। तो जैसे ही ये कहती दरवाज़ा बंद करती, भावना के मुंह से हाथ हटाती, भावना फिर से उसे खींच के थप्पड़ मारती। तो वंशिका अपना मुट्ठी कस लेकर कहती, तो आप और बार मुझे थप्पड़ नहीं मार सकती। मार सकती हूँ, बिल्कुल मार सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे घर में घुसने की और उस वॉचमैन को बात करने की और उसकी नौकरी कहना चाहती हो? क्या तुम वॉचमैनगिरी करोगे? मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये वॉचमैन सही इंसान नहीं है मिस। तुम्हारी कहने पर कुछ नहीं होता। हटो यहाँ से, मैं उससे बात करती हूँ। इस कंडीशन में तो मैं आपको किसी के सामने ना जाने दूँ। किस कंडीशन में? क्या कहना चाहती हो तुम? वो आंखों से इशारा करती है, तब भी वो समझती नहीं है। तो वो क्या करती है, उसे पकड़ के उसके रूम में लाती है। उसके रूम के सामने एक आईना था, उस पर खड़ा करती है। तो वो तब भी उसको इग्नोर करके पुश करके कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? मैंने कहा ना मुझे टच मत करो। ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना तुम्हारी बहन हो, ना तुम्हारी माँ हो, ना तुम्हारा पापा हो, ना तुम्हारी दोस्त हो। तो डोंट टच मी। तो भावना के ये ओके, वंशिका कहती ओके, मैंने नहीं किया टच। वैसे आप जिस तरह लग रही है ना, उससे कोई भी बिना टच किए रह नहीं सकता। क्या बदतमीजी वाली बातें कर रही हो? कुछ नहीं, आपने ये चीज़ें मंगवाई थी, ये लीजिए पकड़िए, मैं चलती हूँ। वो जाने लगती तो उसकी कॉलर से पकड़ कर उसके घुमा के अपनी तरफ कहती, तुम किस लिए आए थे? पहले बोलो, किस लिए आई थी यहाँ पे? देखिए, आप ज़रा आराम से बात कीजिए, ऐसा ना हो दुर्घटना घट जाए और फिर इसके बाद आप मुझे ही दोष दे कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। देखो, मुझे ये पहली वाली बातें पसंद नहीं। तो वो क्या करती है, वंशिका कहती है, ओके स्वीटी, आपको पहली वाली बातें पसंद नहीं, तो मैं भी पहली वाली बातें नहीं करता। आप इस तरह देखकर मुझे कुछ हो रहा है, आपके करीब आने को दिल कर रहा है। बट मैं अपनी लिमिट जानता हूँ, मैं अपनी लिमिट अच्छी तरह जानता हूँ। जहाँ मुझे जिस चीज़ को छूना है उस चीज़ को मैं ज़रूर छूँगी बिना किसी परमिशन के। लेकिन क्या है ना, वहाँ पर जहाँ नफ़रत हो ना, वहाँ पर टची चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। थोड़ी देर पहले आप मुझे शायद गाली भी दे रहे थे, मुझे बहुत सी चीज़ें सुना रहे थे। शायद आपने मुझे आई हेट यू भी कहा होगा। वैसे आपने प्यार का लफ्ज़ बोला कब है, ये तो ज़रूर बताइएगा मुझे। आई लव यू तो आपने बोला नहीं। हमारे रिश्ते में सबसे पहले आई हेट यू, आई लाइक इट, मुझे पसंद है ये लव। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तो जा रही थी, बस आपने मुझे रोक लिया था। मैं तो जा रही थी, आपने ही मेरे कॉलर को पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा है, तो चलता हूँ। इससे पहले वो कुछ कहती तो वो ना उसे फिर से पकड़ती, हो जैसे पकड़ने की कोशिश करती, दोनों ही एक साथ बेड पे गिर जाते। भावना नीचे, क्योंकि भावना बेड के साइड में थी, सॉरी, वंशिका नीचे, क्योंकि वंशिका बेड के साइड में खड़ी थी और भावना उसके ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आने से उसकी टॉवल खुल जाती है थोड़ा बहुत, तो अंदर का नज़ारा, ऊपर का अंदर का नज़ारा नज़र आ जाता है, जिसकी वजह से वंशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वंशिका को जब अपनी आंखें बंद करते हुए देखती है और ये चीज़ भूल भी चुकी है कि उसने टॉवल पहना था, तो कहती है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़कर खुद पर गिराने की? तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम मुझसे चिपकने की कोशिश की करती हो। आंखें खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अगर मैंने आंखें खोली ना तो गुस्ताखी हो जाएगी और ये गुस्ताखी मैं करना नहीं चाहती। इसका क्या मतलब है?
ज़रा खुद को एक नज़र देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन वो उससे पहले कुछ करती, उसका पूरा टॉवल खुल चुका था। अब उसकी पूरी बॉडी बिना कपड़ों की वंशिका की बॉडी के साथ चिपक चुकी थी। और जब ये महसूस करती है भावना, उसका चेहरा गुस्से से, शर्म से सबसे लाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है। तो वो कुछ से उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देती है। तो वंशिका कहती है, आप हाथ ना रखती तब भी मैं अपनी आंखें नहीं खोलती। वैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल गया है कि आप, लेकिन आपने जिस तरह से मेरी आंखों पर हाथ रखा है, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो एक मिनट रुकिए। वो यहाँ वहाँ हाथ मारती, जैसे उसके हाथ में कुछ आता है ब्लैंकेट, जैसे वो वहाँ पर बिछा हुआ चादर होता है, तो उससे लेती है और रोल करती है खुद को और वंशिका को। वंशिका रोल करती है खुद को और भावना को, रोल करके पूरी तरह बीचों बीच में वंशिका भावना को लेटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। अब कुछ सिचुएशन यूँ था, दोनों ही उस ब्लैंकेट के अंदर थे, बाहर तो कोई था नहीं। जिस तरह से वंशिका ने उसे रोल किया था, तब वो उसकी आंखों को अपनी आंखों से हटाती है और उसके चेहरे पर तरफ देखती है, आंखों के अंदर, आंखों में आंखें मिला के देखती है, यहाँ वहाँ नहीं देखती। तो कहती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था पर मजबूरी ये करना पड़ रहा है। आपको बिना टच किए मैं निकल नहीं सकती इस चीज़ से, और ये मेरी मजबूरी है। मैं ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। अगर मैंने चादर को फिर से रोल करके खुद को निकालने की कोशिश की तो मुझे वो देखना पड़ेगा जो आप दिखाना नहीं चाहती और मैं देखना नहीं चाहती आपकी बिना इजाज़त की। लेकिन आपको अपने करीब इस कदर देखकर तो मुझे बहुत सी फीलिंग जग रही है, लेकिन कंट्रोल इज़ अ मिस्ट, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है इंसान के लिए। आई नो मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की है, मुझे इस तरह से करनी नहीं चाहिए थी। मैंने गुस्से में आकर आपको यहाँ से उठाया, जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, तो मैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपकी तरफ आ रहा था। तो मुझे वो पियून अच्छा इंसान, वॉचमैन अच्छा इंसान नहीं है। कई दफ़ा मैंने उसे देखा है गंदी नज़र से आपको देखते हुए, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है। मुझे नहीं पता क्यों पसंद नहीं आ रही, बस नहीं आ रही है। आप वो इंसान है जिसने मुझे किस किया था, बहुत पैशनेट किस किया था, शायद नहीं, मैंने आपको किस किया था। वो किस आज तक मेरे होंठों को महसूस होती है। जब जब मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे वो किसकी एहसास होती है अपने होंठों पर। जब आपकी टंग को मैंने अपने अंदर लेने की कोशिश की, अपनी जलन को आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत याद आती है मुझे वो पल, जिस पल में मैंने आपको अपने करीब, इतने करीब देखा जिस तरह अब भी मैं इस तरह आपके करीब हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ आपको टच ना करूँ। क्योंकि वंशिका ने बात तो कर रही थी भावना से, लेकिन भावना अपने दोनों हाथों को पूरी तरह से, जैसे कि हम बैलेंस बनाते हैं ना पुशअप करने के लिए, वैसी तरह से वो रुकी थी, उसके ऊपर पूरी तरह से चिपकी नहीं थी वो, इसी तरह से। और अब वो क्या करती है, भावना की आंखें पटी की पटी रह जाती जब वो ये हरकत करती है। तो वो अपनी आंखें बंद करके आराम आराम से उस चादर के अंदर घुसने की कोशिश करती। भावना उसे पकड़ते कहती, तुम क्या कर क्या रही हो? कुछ नहीं, मैं कुछ करना नहीं चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चादर से निकलने का। अगर मैंने आपको पलट कर आपको फिर से रोल करके निकाला तो मुझे फिर से वो नज़ारा देखना पड़ेगा जो मैंने कहा ना, जो आप दिखाना नहीं चाहती और मैं देखना नहीं चाहती बिना किसी इजाज़त के। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ना आपको टच करूँगा ना कुछ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको टच ना करूँ। लेकिन जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस सिचुएशन में मैं हूँ, मतलब ये इस चादर के, इस ब्लैंकेट के अंदर हम रोल हो चुके हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को छुपाने के लिए कालीन के अंदर एक इंसान को डाल के लाश को ठिकाने लगाते हैं, वैसी तरह हम हो चुके हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इससे निकलने की, और उस तरह तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह से कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा टच हो इसके लिए तो हम एडवांस में सॉरी कह सकती हूँ। अब वो आराम आराम से नीचे जाती है और अपने हाथों को बैलेंस बनाते जाती है। हाँ, जैसे एक फौजी इंसान तारों के नीचे से जाने की कोशिश करता हो, लेकिन वो फौजी इंसान क्या करता है, तारों के नीचे से आगे जाने की कोशिश करता है। लेकिन मिस वंशिका कर रही थी पीछे जाने की। अब पीछे जाते जाते टच ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। उसकी जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी वैसे वैसे उसकी नोज़, हाँ, उसकी नोज़, वंशिका की नोज़ भावना को टच कर रही थी। उसके नेक्स्ट पहले उसके चेहरे से, चेहरे की तरफ तो थी वो पहले,
उसकी नाक पहले उसकी चिन को लगती है, पहले उसके झुकते हुए उसकी नाक उसके गले की साइड में आती, फिर उसके चेस्ट के साइड में आती। इसी तरह करते करते रेंगते रेंगते जैसे एक सांप रेंगता है आगे की तरफ, लेकिन ये रेंगते रेंगते पीछे जा रही थी। वो बिना टच करे ही करने की कोशिश कर रही थी, वो करती भी है। फाइनल जब उसके लोअर पार्ट तक वो पहुंचती है तो वो क्या करती है, वो टॉवल जो उसके हाथ में थी वो उसको उसके ऊपर रखकर आराम से नीचे आ जाती है, और जैसे ही उस ब्लैंकेट से बाहर निकलती हुए गहरी सांस लेती है और बिना वंशिका भावना की तरफ देखे वहाँ से निकल जाते हैं। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और अपने दिल पर हाथ रख के वहाँ से जा रहे थे, और वह भावना जो ये सारी चीज़ें देखकर जो महसूस कर रही थी उसकी आंखें बंद थी, और आंखें बंद करके वो बेड पर लेटी थी और ना ऊँ करती ना आ करती, उसकी बोलती भी बंद हो चुकी थी। जिस तरह की चीज़ें थी वो टच अब भी उसे अपनी पूरी बॉडी पर सांप की तरह रेंगते हुए महसूस हो रहा था। वो सांप जो बिना टच किए तुम्हें निकल गया, लेकिन कुछ टच आपके हवाले करके निकला है, उसकी नाक, उसकी नोज़, उसकी चीज़ें, और जब उसकी आखिरी लम्हा होता है उसके लोअर पार्ट की तरफ, तब तक वो सांप बिल्कुल बाहर निकल चुका था। ये फीलिंग अजीब होती है इंसान के लिए। आपको कोई एक बार टच करे, जो इंसान आपको ना चाहे लेकिन फिर भी आप उसके टच को बुरा ना समझे, वो अगर आपको टच करे और आपकी पूरी बॉडी पर सनसैनेट सी उठती है और बुब्स बम्स निकल आते हैं, उसी तरह वंशिका के टच से भावना के साथ हो चुका है। भावना अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी, बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रही थी। अब वो ब्लैंकेट जो दो इंसानों को अपने अंदर समा के रखा था, अब उस ब्लैंकेट में सिर्फ एक इंसान थी। अब इतना गैप था कि वो अपने हाथों को हिला सकती थी, कुछ और कर सकती थी। वंशिका निकलने से पहले उस कमरे को अच्छी तरह से लॉक करती है, बाहर आके ड्राइविंग रूम में बैठ जाती है और अपने दिल पर रफ करने लगती है, ऑल इज वेल, सही है, कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अपनी नाक को ज़रूर छूती है। उसके हाथ ऑटोमेटिक कह सकते हो उसकी नाक पर चली जाती है, जैसे फील कर रही है कि इसने नाक ने कहाँ कहाँ छुआ है। वो इस चीज़ को फील कर रही थी। वो बहुत उसके चेहरे पर अजीब सी एक पल के लिए मुस्कान आ जाती है, लेकिन दूसरे पल वो मुस्कान गायब हो जाती है, और जैसे ही वो मुस्कान गायब हो जाती है तो वो एक झटके से वहाँ से उठती है, बाहर निकलती है और रूम को अच्छी तरह से लॉक करके निकलती है। यहाँ से लॉक करके निकलने के बाद सीधा उस वॉचमैन के पास पहुँचती है और उस वॉचमैन के कॉलर को पकड़ के सीधा वहाँ के मैनेजर के, मतलब वहाँ के जो इस फ्लैट को संभालता है उस इंसान तक पहुँच जाती है तो उसे घसीट कर उसके सामने गिराती है। तब वो इंसान कहता है, अरे वंशिका, ये क्या तरीका है, तुम इस लड़के को इस तरह घसीट के क्यों ला रही हो? आपको मैंने पहले भी कंप्लेंट किया था इसके बारे में, शायद आपने मेरी बातें को इग्नोर किया है। आप चाहते यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत हो तब आप इसे एक्शन लेंगे इस चीज़ का, लेकिन हुआ क्या है, क्या किया इसने क्या किया ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कई दफ़ा मैंने आपसे कहा है ना, आप इसको यहाँ से निकालिए। आप चाहते हैं यहाँ पर कुछ गलत काम हो तब आप एक्शन लेंगे। फिर से कहती हूँ, होना चाहिए क्या? ओके, मैंने सब पता लगाया, और आजकल तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा आ रही, शिकायतें। पहली शिकायत मैंने इग्नोर की, लेकिन अब नहीं कर सकता क्योंकि वंशिका ने मुझे शिकायत दी है। अगर तुम अपनी जान सलामत चाहते हो तो पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ, और हाँ, तुम्हें नौकरी से ज़रूर निकाल, लेकिन तुम्हें ऐसी नौकरी दूंगी जहाँ पर तुम आराम से काम करो, जहाँ तुम्हें लड़कियों को देखने का टाइम भी ना मिले। शादी कर लो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी आग है, अपनी बीवी के पास जाओ, उसके साथ मोहब्बत करो, दूसरों को इज्जत की नज़र से देखो, बेइज्जती नज़र से उसे देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। तुम्हारी गलती ये है, तुमने गलत इंसान को गलत नज़र से देखा है। मैं तो लफ्ज़ों से बोल रही हूँ, लेकिन मेरी गुस्सा इतना है कि मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारा गला काट दूँ अभी और इसी वक्त, तुम्हें ख़त्म कर दूँ, तुम्हारी आंखें निकाल के तुम्हारे हाथ में दे दूँ, तुम्हारे सर को खोल के तुम्हारा दिमाग निकाल दो, जिस दिमाग में ये गंदी सोच आई है कि तुम किसको देख रहे हो और किसको छूने की ख्वाहिश रख रहे हो। अपनी नज़रें ठीक रखो। यहाँ वहाँ ताकाजाकी कर रहे थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शिकायत मैंने की थी क्योंकि सारी लड़कियाँ एक समान होती है मेरी नज़र में, लेकिन तुमने गलत इंसान की तरफ देखा है और ये चीज़ मेरे बर्दाश्त में नहीं है। वो खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। अब तुम इस थप्पड़ को याद रखो जो तुम्हारी बत्तीस को टूटने जो अंदर से जंजला चुकी है, ये थप्पड़ उसके अलावा भी तुम पर पड़ सकती है। इससे पहले मैं अपने गुस्से पे हावी हो जाऊं, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अगर मैं अपने गुस्से पर आ गई ना तो तुम्हें यहाँ से सही सलामत तुम्हें भेजूंगी नहीं, ये वादा रहा मेरा तुमसे। मेरे यहाँ आने से पहले अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ नज़र आए, आसपास भी नज़र आए, तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। ये तुम्हारा आखिरी लास्ट वार्निंग होगा, इससे ज़्यादा मैं कोई भी वार्निंग तुम्हें देना पसंद नहीं करूँगी।
दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। ये कहने के बाद वंशिका और उसकी तरफ देखती, मुझे जब यहाँ वापस आऊँ तो मुझे ये नज़र नहीं आना चाहिए, इसका हिसाब किताब क्लियर कीजिए। अगर इसे नौकरी की प्रॉब्लम है तो ये एड्रेस इसे यहाँ भेज दीजिए नौकरी करने के लिए। अगर इसके अलावा और कुछ यहाँ पर हुआ ना तो याद रखिएगा, मुझे फिर यही एक्शन होगा कि आपका हाथ है इसके अंदर। क्या बकवास कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बस इसे निकाल दीजिए। अगर आप नहीं चाहते आपके सीनियर तक ये बात पहुंचे तो इसे निकाल दीजिए। ये कहकर वंशिका वहाँ से निकल जाती है और वंशिका एक नज़र ऊपर बालकनी की तरफ देखती है और वहाँ वो बालकनी थी वो भावना की। और कुछ देखते हुए वहाँ से निकल जाती गाड़ी के साथ, जो गाड़ी वो लाई थी काजल की। वही दूसरी तरफ काजल और आंचल की जैसे क्लास ख़त्म होती कहती अब हम किस पे जाएंगे। तब वहाँ पर एक आवाज़ आती है टो टो। तो वो दोनों पलट के देखते कहते हाय हाय, क्या घर नहीं जाना तुम लोगों को? पता नहीं है भावना भी कहाँ है, बाइक छोड़ के चली गई है, चाबी मुझे मिल गई है कि मैं बाइक पे घर आ जाऊँ, पता नहीं है वो कहाँ गई है। तो दोनों काजल और आंचल एक दूसरे की तरफ देखते तो कहते तुम लोग एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? तब उन्हें सारी सिचुएशन तो आपको पता है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम लोग ऐसे देख रहे हो जैसे कि आंचल भावना को वंशिका उठा के लेके गई है। तो दोनों सर हाँ मिलाते, एक मिनट, भावना को वंशिका उठा के लेके गई है। तो फिर से सर हाँ मिलाते, अच्छा तुम मजाक कर रही हो? कॉलेज में इतने सारे कैमरे हैं, इतने सारे लोग थे, वो उठा के उसे लेके जाएगी सीरियसली? तो फिर सर वहाँ मिलाते तो कहती तुम लोग सर हाँ में क्या हिला रही हो? बैठो गाड़ी के पीछे। कहाँ लेके गई है वो भावना को? पता नहीं कहाँ लेके गई है। तो कहती अब हम क्या करें? रुको, मेरी गाड़ी में जीपीआर लगा हुआ है, उससे पता चल जाएगा मेरी गाड़ी कहाँ है। हाँ तो करो, लास्ट टाइम तुम्हारी गाड़ी को कहाँ देखा गया वो लिख करो। तो अपने मोबाइल को ऑन करते तो देखती है ये तो घर की तरफ इशारा कर रही है। घर पे? तो चलो वहाँ पर सीधे चलते हैं। और लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही निकलते हैं तब वो जैसे ही अंदर आते मतलब घर पहुँचते तो वॉचमैन को देखते जहाँ पर वॉचमैन को निकाल रहा था। तब वो कहती है, आंचल कहती है ये क्या वॉचमैन आज का आखिरी दिन है क्या? अच्छा निकाल रहे कमीनों को। क्यों? अच्छा तो बंदा है बेचारा, बहुत प्यार से बात करता है। प्यार से बात करना और आंखों में इज्जत को लूटना तुम्हें नहीं पता रेप किसे कहते हैं? क्या मतलब इस बात का? बात तो प्यार से करता है लेकिन आंखों से रेप करता है, अपनी आंखों से। वो वहाँ देखता है जहाँ उसे देखना नहीं चाहिए। एक अनकंफर्टेबल वाला आंखें होते हैं ना, वही है, आंखों से रेप करने वाला बंदा है। क्या बदतमीजी वाली बात करें, बिल्कुल सही कह रही हूँ। देखो हम औरतों को ऊपर वाले ने एक सेंस दिए, जो आंखों में आपकी इज्जत हो प्यार हो, उन आंखों में पता चल जाता है कि इसकी आंखों में हमारे लिए इज्जत है और प्यार भी है। और जो आंखें आपको रेप वाली लगती है ना तो खुद ब खुद आपको बता देती है कि ये आंखें तुम्हारे लिए सही सोचती नहीं है। तो ये बंदा वैसी किस्म का है। और हाँ ये सच है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी इस बात को कौन कौन मानता है कि ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें वो आंखें दी है जिससे हमें पता चल जाता है किसकी आंखों में हमारे लिए इज्जत होती है और किसकी आंखों में हमारे लिए अवस होती है। यानी कि जो मैंने कहा है वो रिपीट नहीं करूँगी, फिर भी आप समझदार हो समझ गए होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो काजल की आंचल की बात सुनकर काजल चुप हो जाती है क्योंकि कह तो सही रही थी। कभी कभार उसे भी लगता है कि वो अजीब नज़रों से उन्हें देखता है, लेकिन आज जो लफ्ज़ जो पूरी तरह से साफ निष्ठाट से आंचल ने बताया बिल्कुल सही था। तो परी भी कहती ये बात तो सच है कि लेडीज़ की आंखें तेज़ होती हैं और जिस तरह मर्दों की आंखें तेज़ होती है, औरत के कदम रखने से उन्हें पता चल जाता है कौन औरत इज्जतदार होती है, कौन औरत चोरी होती है, कौन औरत अय्याश होती है, कौन औरत अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उसके पास आई है। उस तरह से औरत को भी ऊपर वाले ने एक नज़रिया दिया है ये बताने के लिए कि किस आंखों में, कौन सी आंखों में आपके लिए इज्जत है। ये परी की बातें थी। हाँ ये भी सच है, झूठ ये भी नहीं है। जिस तरह एक मर्द, जैसे आदमी लोग बाहर की दुनिया देखते हैं उन्हें पता चलता है कि औरत कौन सी नेचर की होती है, कौन सी नेचर की नहीं होती है। मैं ना किसी मर्द के बारे में बुराई करूँ ना किसी औरत के बारे में बुराई करूँ, एक नेचुरल बात कह रही है और ये सच भी है, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। चाहे मैं खुद भी एक औरत हूँ, खुद भी एक लड़की हूँ, मैं ये बात बताते हुए मुझे शर्मिंदगी नहीं होती क्योंकि वाकई कुछ दुनिया में बुरे इंसान होते हैं। जिस तरह 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, उसी तरह
इंसान भी एक बराबर नहीं होता। अगर एक माँ के पेट से 10 बच्चे निकले तो 10 बच्चे भी अलग अलग नेचर के होते हैं, अलग अलग दिमाग की सोच रखते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर दो जुड़वा भी हो जाए ना तो दो जुड़वाओं में भी बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पर एक ही वक्त पर दुनिया में आए थे ना। अगर किसी के अंदर गुस्सा है तो किसी के अंदर प्यार हो सकता है, किसी के अंदर लोगों को देखने का नज़रिया अच्छा होता है तो किसी के अंदर लोगों को देखने का नज़रिया गंदा होता है। इसी तरह होता है इंसानी जिंदगी के अंदर। तो परी समझा रही थी इन सबको, लेकिन ये तो गलत बात है। अब मैं एक इंसान के चक्कर में सारी इंसान को बुरा तो नहीं कह सकते। जिस तरह आपने कहा इसने लड़कों के बारे में, अपने लड़कियों के बारे में, देखो प्रॉब्लम ये होती है ना, हम इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है, हमें दो चीज़ बातें कोई अच्छी करे तो हमें वो अच्छा लगता है। जैसे कि तुम्हें ये वॉचमैन अच्छा लग रहा था, लेकिन आंचल को इसकी आंखें पता चल जाए, आंखों से पता चल जाए, सॉरी आंखों से पता चल गया था कि ये इंसान अच्छा नहीं है। इसी तरह होता है कि जो इंसान के बारे में आपको पता चले वो आपका, कहते हैं ना सिक्स सेंस, कभी कभार हमारा काम आता है। तो वो सिक्स सेंस हमें बताते हैं ये सही नहीं कर रहे हम। मिसाल के तौर पर मैं एक जगह गई थी, मैं अपने मिसाल देती हूँ। मैं एक जगह गई थी, मुझे वहाँ अच्छा लग रहा था, लेकिन एक पल ऐसा आता है मेरे अंदर से आवाज़ आती है, अंदर से ये आवाज़ आती है जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं हैरान हो जाती हूँ। ये मेरा सिक्स सेंस होता है, हमारा सिक्स सेंस होता है जो अचानक से एक्टिव हो जाता है। तो मैं सोचती नहीं हूँ, फिर भी अंदर से दोबारा आवाज़ आती, एक बार दो बार इग्नोर करने से तीसरी बार मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं करूँगी ना, मैं वहाँ से निकल जाऊँगी। और मैं वहाँ से जैसे ही निकलूँगी मुझे पता चलता है वहाँ पर गलत काम हो चुका है, कुछ गलत चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं अपने दिल को कहती हूँ बाप रे, तुमने सही टाइम पर मेरे सिक्स सेंस को जगाया। अगर तुम नहीं जगाती तो पता नहीं आज मैं यहाँ नहीं होती। ये चीज़ होती है, इसे ही होती है। अगर आपको एक लड़की कह रही है कि ये इंसान सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है, मुंह से बोल रहा है, आपका यहाँ पर सिक्स सेंस काम नहीं कर रहा, मुंह से बोल रहा है, तो आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। आपको उसके साथ मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि हाँ पता चले कि वाकई मेरी जो मेरी दोस्त है वो कह रही है अगर ये इंसान सही नहीं है तो उसमें कुछ बुराई तो देखी होगी ना, उसने कुछ गलत चीज़ उसके अंदर देखी होगी कि उसने मुझसे कहा है। तब वो लोग बातें करते उस तरफ आ जाते, तब उसे कहते क्या हुआ, इसे आप निकाल के इसने कोई हरकत की है? नहीं, वंशिका ने शिकायत दी है। वंशिका यहाँ आई थी, हाँ अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकली है। ओके मिस भावना, वो तो शायद अपने रूम में है। ओके शायद ये मिस भावना के रूम में गया था कुछ ताका जाकी करने के लिए, वंशिका ने इसे पकड़ के यहाँ तक लाया था। तो वो उसे घूरती है और खींच के थप्पड़ मारती है परी, उसे बहुत जोर से मारती है। तब काजल और आंचल एक दूसरे की तरफ देखते कहते इन दोनों को दोस्तों को कोई काम धंधा है नहीं, हर किसी को थप्पड़ मारते हैं। तब वहाँ पर आती है काजल की मम्मा, वो कहती है बाप रे बाप, तुम दोनों दोस्त एक जैसे सोचती हो क्या? मैं समझी नहीं आंटी। हाँ, भावना को जब वंशिका लाई थी तो वंशिका के साथ उतरते ही भावना ने थप्पड़ मार दी था वंशिका को। जब ये सुनती है तो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो आंचल कहती है ये कब हुआ आंटी? अरे आप तकरीबन 2 घंटे पहले हो चुका है, और आज दोनों जल्दी आ गए थे, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ चीज़ें हुई हैं तो शायद वंशिका को थप्पड़ पड़ी होगी बेटा। ओके, ये कहकर वो लोग अपनी तरफ जाते तो कहते अब क्या करें, पहले कहाँ जाएं? अब देखो ये तो पता चल गया कि वंशिका निकल चुकी है गाड़ी से। अभी मैनेजर अंकल के इस पर्सनल असिस्टेंट ने कहा है तो हम इस बात को यकीन कर लेंगे वंशिका यहाँ से चली गई है। लेकिन भावना मिस घर के अंदर होगी ना, तो चलो चलते, लेकिन उसके पास चाबी तो नहीं है। तब वो कहता है इसने एक्स्ट्रा चाबी उसे दिया था, हमारे कमरे की चाबी इसके पास क्या कर रही है? वो तब वहाँ पर असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता, वाकई तुम्हारे पास मिस भावना इनके फ्लैट की चाबी क्या कर रही है? तुम्हारे पास तो होनी नहीं चाहिए थी, ये एक्स्ट्रा चाबी तो मेरे पास होनी चाहिए, मेरे केबिन में मेरे ड्रॉर में होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या कर रही है? अब वो भी उसे खींच के थप्पड़ मारता है, इसलिए तुम्हारी शिकायत इतनी हो रही थी और मैं एक्शन नहीं ले रहा था क्योंकि तुम मेरे दोस्त के भाई हो। अब तुम्हारे दोस्त मेरे भाई दोस्त को ही बुलाना पड़ेगा जो तुम्हें कुछ सबक समझा सके। भैया को मत बुलाइए प्लीज़ सर। नहीं, अब तो तुम्हारे भैया को ही बुलाना पड़ेगा। तो कहती सॉरी मैडम, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, ये चाबियाँ मैं खुद ही देख कर रखूँगा। वो उसे घूर के इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और जैसे ही जाती है अपने फ्लैट की चाबी खोलती तो देखती है अंदर से लोग हैं, अंदर से कैसे लोग हैं? तो वो नोक नोक करने लगती है, जोर जोर से नोक नोक करती है। वंशिका की जाने के बाद अब भी भावना उसी सिचुएशन में लेटी थी, आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी और अपनी आंख दिल पर हाथ अब भी उसका था।
जब उसने देखा उसके कमरे की दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बज रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बज रहा था। तो वो क्या करती है, पहले उठती है, ब्लैंकेट को ठीक करती है और अपने कपड़े जो वहाँ पर वॉशरूम में गीले थे तो कबाड़ की तरफ जाती, कुछ कप शर्ट एक लो लो ट्राउज़र पहन कर बाहर आ जाती, दरवाज़ा अंदर से देखती लोग है तो यहाँ वहाँ देखने लगती, ये अंदर से लोग है तो क्या वंशिका अब भी यहाँ है। तो जैसे दरवाज़ा खोलती तो सामने देखती काजल, आंचल और परी खड़े हैं। तो इन तीनों को अंदर आने का रास्ता देती, कहती तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, और ये अंदर से लोग है तो वंशिका यहीं पर है, नहीं तो वंशिका यहाँ नहीं है। तो ये अंदर से लोग वंशिका के आसमान से जाएगी, 1 मिनट शायद बालकनी से गई होगी। ये क्या मतलब बालकनी से, आपके रूम की बालकनी और उसके रूम की बालकनी अटैच है, तो इसी वजह से शायद आपके कमरे को लॉक करके वो वहाँ से निकली। आपकी तबीयत ठीक है। तो काजल सवाल कर रही थी, परी भी सवाल कर रही थी, लेकिन आंचल खामोशी से बस उसे देख रही थी, जिसके चेहरा इस कदर लाल था। और वो सोचने की कोशिश कर रही है ये गुस्से से लाल है, शर्म से लाल है, किस चीज़ से लाल है। तब वो आंचल की तरफ परी देखी, कहती तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी सुन क्यों, आपने फिर से उसे क्यों थप्पड़ मारा है मिस, जो हरकत उसने की उसके बाद क्या मैं उसकी आरती उतारूं। एक टीचर को ज़बरदस्ती कॉलेज से उतार के यहाँ लाने का कौन सा सेंस, कौन सा इज्जत है, ज़रा बताना पसंद करोगी तुम। तो मैं भी आपसे ये सवाल कर सकती हूँ कि जो पर्सनल चीज़ें हैं वो बाहर की दुनिया की होती है, जो आपने बाहर की दुनिया की देखी उसको क्लास में लाना क्या सही था मिस। तो चुप हो जाती। तब परी कहती है बस इस बात को यही ख़त्म कर दो। अच्छा तुम ठीक हो, और तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा, उस मैंने कहा ज़बरदस्ती अगर करेगी तो ये थप्पड़ मारूंगी। तब वो आंचल कुछ कहने वाली थी, तब काजल उसका हाथ पकड़ के कहती है अभी नहीं, अभी सिचुएशन खराब मत कर, फिलहाल तो हमें वंशिका को कॉल लगा के देखने वो कहाँ है। तो वो लोग कॉल लगाते वंशिका, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 बार बेल होती है, वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन 10वीं बार वो उठा लेती है, क्योंकि 10 तो हो चुके थे। तो उठा लेती, कहती हेलो तुम कहाँ हो वंशिका। तो परी आंचल कहती है तुम कहाँ हो वंशिका। तो आंचल की तरफ देखकर काजल कहती है लाउड स्पीकर पर कर दो। तो वो लोग उस रूम के अंदर नहीं करते, अपने फ्लैट की साइड डाल कर दरवाज़ा खोल कर तो वो फ़ोन को ऑन करती, मतलब उसके लाउड स्पीकर पर कर देती है। तो वो कहती मैं बाहर हूँ, और हाँ प्लीज़ काजल से कहना उसकी गाड़ी मेरे पास है, मैं उसकी गाड़ी लेकर आऊँगा, मुझे कुछ पर्सनल काम है, उस काम के लिए मैं जा रही हूँ। तुम ठीक है, तू ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले पता चले तुम फिर से, मैं इस बार में बात नहीं कर सकती, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, बस तुम्हारी फ़ोन आ रही थी तो मैंने इसलिए फ़ोन उठाया कि तुम डिस्टर्ब मत हो, और तुम परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं शायद फ़ोन नहीं उठा रही, कुछ हुआ है मुझे, इसलिए मैंने फ़ोन को उठा लिया। अब मैं फ़ोन रखती बाय, और हाँ मेरा इंतज़ार मत करना। और हाँ काजल आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर नहीं आ रही हूँ, बट मुझे इंपॉर्टेंट कहीं जाना है, इसलिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, मेरे 3 4 बर्थडे आएंगे, अगर ये बर्थडे मैं नहीं मनाऊंगी तो दूसरा बर्थडे मना लूँगी, दूसरा बर्थडे में नहीं मनाऊंगी तीसरा बर्थडे मना लूँगी, 4 बर्थडे है ना, तो 4 बर्थडे में तुम्हारा कसर निकाल लूँगी, डोंट वरी। आज की बर्थडे पार्टी कैंसिल कर चुकी हूँ मैं, मुझे वैसे भी तुम लोग के साथ जाना है, तो तुम नहीं आओगी तो मुझे कहाँ का मज़ा आएगा। और तुम्हारी दोस्त कज़न सिस्टर उसका क्या करना है, अरे वो लोग लंच में आ जाएंगे घर पे, मॉम ने अच्छे से लंच बनाया, मैंने सोचा तुम लोग को भी इन्वाइट करूँगी, लेकिन तुम तो गई काम से और मैं बची है मिस आंचल, तुम्हें मैं आंचल को लेके चली जाऊंगी। ओके ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्ज़ी, बस मुझे फिर से फ़ोन मत करना, शायद मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही है और उसकी फ़ोन बैटरी ऑफ भी हो जाएगी, तो चार्ज पे लगा लो, मेरी गाड़ी में चार्जिंग वायर है, कनेक्ट कर दो। करती हूँ, ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है, पूरी तरह से फ़ोन को ऑफ कर देती है, हालांकि उसके मोबाइल पर 100% चार्जेस थे। तो आंचल की तरफ काजल देखती, तू मुझे क्यों घूर रही है, सीरियसली तुम्हें लगता है मजाक है, क्या मतलब मजाक है, उसकी मोबाइल हमेशा से 100% ही रहती है, उसकी मोबाइल कभी लो नहीं होती है। तो उसने झूठ क्यों बोला, वो शायद बात नहीं करना चाहती, इसलिए शायद गुस्से में है, इसलिए वैसे इस वॉचमैन की बच्ची गई बेचारा, लेकिन ये वॉचमैन बच्चा है, ये बात क्या सच है, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर बाद वॉचमैन जब वहाँ से निकलता है वो अपने दोस्तों को कॉल लगाता है, 5 6 लड़के आ जाते हैं, और वो लोग उस गाड़ी के पीछे कर रहे थे जिस गाड़ी में वंशिका थी, वो अपने बाइक पर वंशिका के पीछे था। वंशिका जब मिलर से ये देखती है तो उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है, वो गाड़ी को रोकती नहीं है, गाड़ी को और फास्ट करती है, लेकिन ऐसी जगह पर रोकती है जहाँ पर कोई नहीं था, सन्नाटा था, बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा था। और जैसे ही वहाँ पर आती है तो वंशिका गाड़ी से
उतर जाती तो लड़का कहते क्या रे, तेरे को बहुत आग लगी कि अगर मैं उस लड़की को देखूं तो तुझे क्या उसके साथ कुछ करना है। वैसे आए दिन तो उसके साथ ही चिपकती रहती है, रात को उसके घर के बाहर बालकनी के साइड में बैठी रहती सारा दिन, उसकी तरफ देखती है, यहाँ तक कि उसकी बालकनी में जंप करके उसको देखती है। रे तेरा क्या जाता है, अगर अपन उसके घर में घुस के उसको देख ले तो सिर्फ इस कुछ नहीं कहती खामोशी से सुन। तुझे बता देता हूँ, वो चाबी मेरे पास इसलिए थी कि मैं रात के 3-4 बजे उसके कमरे में जाकर उसे देखना चाहता था, और मैं करता भी यही था। लेकिन साला जब से तू यहाँ आए ना, तब से मेरा जीना आराम हो रहा है। जब से मैंने उसके घर के जब भी चाबी लेकर उसके फ्लैट की तरफ आता, तू बाहर ही खड़ी रहती है, फिर भी आता फिर तुम बाहर खड़ी रहती। तेरे को पता था कि मैं पूरा अपन का नज़र उसके ऊपर है। क्या बात है, आज बहुत अच्छा मौका था उसको देखने का, क्योंकि वो पसीने में जब भी होती ना उसे उलझन होती है और सीधे जाती है वॉशरूम में, और जब वो गुस्से में होती है तो उसका गुस्से में दिमाग काम नहीं करता। तो अपन को यही चीज़ अच्छा लगा कि चलो इस बार तो कुछ नज़ारा अच्छा सा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी तूने ही टांग अड़ा दिया। अब तू सोच कि तेरे साथ हम क्या करेंगे। हम 6 लोग हैं और तू अकेली लड़की, और यहाँ सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर तो तूने हम लोगों की तो चांदनी निकाल दी रे। अब तेरे साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या से क्या करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तुझे उठा के यहाँ से लेके जाएंगे, हर रात तेरे साथ अपने सुहागरात मनाएंगे। एक मर्द की नहीं, एक हस्बैंड नहीं होगा तेरे हस्बैंड 5 होंगे या 6 होंगे। अभी मैं बहुत से दोस्तों और बुलाऊंगा, वो भी तुम्हारे साथ सुहागरात मनाएंगे। तो सोच तेरे साथ क्या होने वाला है। बस एक लुक देती है वंशिका उनकी तरह, और कुछ नहीं कहती, बस खड़ी रहती अपनी गाड़ी से टेक लगा के। तकरीबन वो इंसान बक रहा था तो कहता तुझे डर नहीं लग रहा, शरीफ तो तू है, शलवार कमीज जिस तरह तू पहनी है ना, लेकिन तू पता नहीं मुझे तेरे अंदर कुछ अलग सी फील होती है। तब भी वंशिका कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। तब वो आती है, उसके दुपट्टे को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करती है। वंशिका एक आंख बंद करती है, फिर दूसरी बार जब आंखें खोलती है तो उसका हाथ अपने हाथ पर नहीं था। कोई चीज़, बहुत नुकीली चीज़ आके सीधा उसके हाथ पर लगती है, और उसका हाथ जो वंशिका के कंधे तक पहुंचने वाला था उसका दुपट्टे को पकड़ने के लिए, वो हाथ जड़ से नीचे गिर जाता है। उसका हाथ बिल्कुल कट चुका होता है। तब वो स्माइल पास करती है तो कहती है वो इंसान चीखते हुए ज़मीन पर गिर जाता है। बहुत दर्द होता है उसे। जब आपकी हथेली आपके हाथ के अंदर ना हो तो क्या होता है। तो वो वंशिका झुकती है उसके सामने और उसे देखकर कहती सिर्फ इतना, सपने में भी वंशिका को टच नहीं कर पाओगे बच्चे, सपने में भी नहीं। और वैसे भी तुम्हें यहाँ लाने की वजह भी मैं खुद हूँ, मैंने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया। अब तुम्हारे साथ मैं वो करूँगी जो किसी और के साथ नहीं। तुम्हारे ये दोस्त है मेरी इज्जत को लूटने वाले, मेरे साथ स्वागत मनाने वाले। क्या इनके पास वो होगा किसी और लड़की के साथ स्वागत, अपनी रियल बीबी के साथ स्वागत मनाने के लिए? मुझे नहीं लगता हो। वो लोग जैसे ही ये सुनते वो लोग भागने लगते, लेकिन उसके भागने से पहले ही वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ एक साथ आती, और उन एक गाड़ी आती, सिर्फ एक गाड़ी, और उस गाड़ी में से तकरीबन 2 इंसान निकलते। 2 इंसान जैसे निकलते उन सबको उस गाड़ी के अंदर डाल देते हैं, और उस गाड़ी को ऐसे ही जैसे वो गाड़ी आई थी वैसे ही वो गाड़ी गायब भी हो जाती है। जो इंसान हाथ काट चुका है वो इंसान अभी जमीन पर था। वहां पर सिर्फ वंशिका और वो लड़का वॉचमैन था। तो झुककर उसकी तरफ देखती है, कहती क्या जो तुमने बकवास की ना वो नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें ये बकवास बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है ना, मुझे बकवास वाले लोग भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोग भी पसंद नहीं। उसका चेहरा खतरनाक से खतरनाक हो चुका था, गुस्से से लाल, इतना लाल हो चुका था कि अगर उसके हाथ में अभी कुछ होता तो सीधा उस इंसान के गले को काट के उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है। इस तरह के उसका गुस्से का लुक था। लेकिन वो सिर्फ देख रही थी। तब वहाँ से एक और गाड़ी आती है और सिर्फ इतना करती है कि उस इंसान के हाथ का उठा के और उसे गाड़ी में बिठा देते हैं, और सिर्फ इतना कहती है वंशिका इसका ट्रीटमेंट करो और इसके हाथ को इसके जिस्म से जुड़ाने की कोशिश करो। अगर हो सके तो करो, नहीं हो सके तो छोड़ दो। और हाँ, जब ये ठीक हो ट्रीटमेंट के बाद तुम लोगों को पता है तुम्हें इसके साथ क्या करना है। ये यस मैम, हमें पता है मैं क्या करना है। ओके यू गो नाउ, ये क्या कर। और लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो गाड़ी से टेक लगा के खड़ी रहती है थोड़ी देर तक। फिर वो सोचती है कि मैंने क्यों किया ये सब, मैंने नहीं करना चाहिए था, वो ये सोचती। लेकिन जब उसके चेहरे पर उसके अचानक उसकी आंखों पर वो नज़र आता है जब वंशिका नीचे और भावना उसके ऊपर थी, वो आंखें खोल देती, मुझे ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना।
बस यही सोचती है वो, लेकिन उसके दिमाग में कुछ नहीं आता। आज रात एक बहुत बड़ी डील थी और वहाँ पर भावना जैसे ही घर आती है, भावना वंशिका घर नहीं आती, वंशिका यहाँ वहाँ घूम रही थी। वो एक क्लब में जाके बैठ जाती है। वो क्लब में जाके बैठती है तो वो आखिर में थोड़ा सा फ़ोन ऑन करने का सोचती, फिर कहती नहीं फ़ोन ऑन नहीं करना। तो उसकी गाड़ी वहीं पर थी, तो वहीं पर बाहर में बैठ जाती, ना वो ड्रिंक लेती ना कुछ, बस एक साइड में बैठ के खामोशी से वहाँ के नज़ारे देखती। एक लड़की उसके पास आती है, एक लड़का उसके पास आता है, ऑफर करता है डांस का, लेकिन वो सबको इग्नोर करके बस खामोशी से वहाँ बैठी थी। वो वहीं पर बैठी थी। वही दूसरी तरफ जहाँ पर वंशिका भी अपने वंशिका की दोस्त काजल और आंचल एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लंच कर रहे थे, एक्चुअली लंच कर चुके थे। अब वो काजल के साथ उसके कैमरे में बैठी थी, तो वो कहती तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी चैनल कैसी लगी, और आज की बात जो मैंने आप लोगों से कही है क्या इस बात से आप एग्री करते हैं।